नमस्कार। शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में हम आपको दिखाएंगे कि सोच की बात क्या होती है, जहां हम आपको बताते हैं वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में होती है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की और वो 4 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम के मिजाज की। बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिसने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। एक तरफ उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है शिवम लोगों को, लेकिन सुबह सुबह जल भराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बिल्कुल कंचन, ये मुसीबत इतनी है कि भाई अब लोग परेशान भी हो रहे हैं और हमने ये हिदायत भी आप लोगों को दे रहे हैं कि अगर आपको कहीं लंबी यात्रा करनी है तो थोड़ा पहले आप निकलें, समय निकाल के निकलें, क्योंकि कई जगहों पर जैसे जलभराव की समस्या जब होती है तो फिर आप उसमें फंस सकते हैं। आपको फ्लाइट पकड़नी है, आपको ट्रेन पकड़नी है, थोड़ा समय लेकर चलें। दूसरी खबर भी मैं कंचन बता देता हूं दर्शकों को। दूसरी खबर जो है वो फतेहपुर मकबरे विवाद की है, जिस पर लगातार हमने कवरेज बनाकर रखी है, आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी दे रहे हैं। फतेहपुर में मौजूद मकबरे को मंदिर बताकर तोड़ने पर विवाद बढ़ गया है। सोमवार को हिंदू समाज के लोग मकबरे पर चढ़कर भगवा झंडा वहां पर फहरा दिया गया और इसी के बाद वहां मुस्लिम समुदाय की तरफ से पथराव करना शुरू कर दिया गया था। स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस प्रशासन के हाथ पैर वहां फूल गए थे। तीसरी खबर का रुख करते हैं, जो कि एसआईआर से जुड़ी हुई है, जिस पर सुनवाई होनी है। आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई होगी। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने को कहा था। बिल्कुल, साथ ही ये भी कहा था कि अगर बड़ी संख्या में नाम हटाए गए तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। अब सुप्रीम कोर्ट दखल तो बिल्कुल देगा, सर्वोच्च न्यायालय में पूरा का पूरा मामला है, लेकिन चुनाव आयोग भी अपनी दलील को यहाँ पर पुरजोर तरीके से रख रहा है कि किसी का भी नाम जो है वो गलत तरीके से नहीं कटेगा। और किसी को आपत्ति है तो देखिए 1 महीने का समय भी वहां पर दिया गया है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पूरा का पूरा मामला है, तो उस पर क्या अपडेट आता है वो भी आपको बताएंगे, खास एनालिसिस के साथ आपको जानकारी देंगे। चौथी खबर बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी खबर है पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच बातचीत से जुड़ी हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। गंजन, ये बहुत अहम खबर है। ये उस वक्त हो रहा है जब रशिया यूक्रेन को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। दोनों नेताओं के बीच ये वार्ता ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिनों बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में खास मुलाकात होने वाली है। दोनों नेता इस दौरान रूस यूक्रेन को खत्म करने पर चर्चा कर सकते हैं। ये 4 अहम खबरें हैं जो आपको दिखाएंगे विस्तार से। मैं और शिवम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है शिवम आज की अगर बात की जाए तो मौसम से शुरुआत करते हैं। बड़ा मौसम तो सुनहरा है ही, लेकिन दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जो कि लोगों के लिए मुसीबत को बढ़ा दी है। बिल्कुल, मुसीबत को उसने बढ़ा दिया है। मैं आपको बता दूं दर्शकों, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में, फरीदाबाद भी जोड़ लीजिए इसमें, देर रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला यहां पर जारी है। जो तस्वीरें हैं, शायद अभी भी इस तरीके का मौसम बना हुआ है। सुबह से मैं तो बारिश देख रहा हूं, ऑफिस आने से पहले ही बारिश का मौसम था बिल्कुल। और बारिश के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जहां एक तरफ तापमान में कमी आई है, वहां पर कंचन जो जल भराव हो जाता है ना, वो दिक्कत का वो कारण बन जाता है। लोग उसमें फंस जाते हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप शिवम। जब मैं ऑफिस आ रही थी तब तो बारिश हो ही रही थी। आप मौसम देख रहे थे, मैंने बारिश देखी है। मैंने भी देखी बारिश। हाँ। इस बारिश की वजह से दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, कई सड़कें जो है वो जलभराव वहां पर हो गया है। कॉलोनियों में पानी भर गया है। जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है और हर साल जब बारिश आती है यही स्थिति होती है। गुड़गांव के क्या हाल होते हैं आप सब देखे होंगे, जगह जगह पानी भरा हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वालों को हो रही है।
बिल्कुल ऑफिस, अगर मैं वही कह रहा हूँ, आप बार बार हम आपको हिदायत दे रहे हैं कि ये वर्किंग डे है, कोई ऐसा वीकेंड नहीं है, तो इस दौरान ट्रैफिक की समस्या होगी, जल भराव होगा, जल जमाव होगा, हो सकता है आपको ऑफिस पहुंचने में दिक्कत लेकिन हो, आपको शिवम, नहीं स्कूल मिले। वालों के लिए तो रेनी डे हो गया होगा वो आज। हाँ, आपको उनके याद होगा स्कूल टाइम पर जब रेनी डे के दिन छुट्टी मिल जाती थी, तो मुझे लगता है ये एक वो मौका लेकिन जरूर कहते हैं होगा। मैथ्स के टीचर जरूर आते हैं, चाहे चाहे कोई भी दिक्कत क्यों ना हो। लेकिन बिल्कुल थोड़ा संभल कर चलिए, और जहां पानी भर जाता है, जैसे अंडरपास में आप जाते हैं, आप रिस्क मत लीजिए। अगर आपको डाउट है तो आप वहां पर ना जाएं, ऐसी कोई जान का जोखिम आप ना लें, ऐसी जगह पर मुश्किल हो जाती है। और गाड़ी कंचन जब आपकी पानी में फंस जाती है, कुछ लोग उसको स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं, जब बंद होती है तो उसको आपको स्टार्ट नहीं करना है, वो आपका इंजन खराब कर सकता है। ये कॉमन हिदायत जो दर्शकों को हम देना चाह रहे थे। लेकिन दफ्तर जाने वाले लोगों को आज दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने वाले NH9 पर भयंकर जाम मिल सकता है कंचन, क्योंकि अब समय शुरू हो रहा है, लोग घरों से निकल ही रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। कालंदी कुंज का भी जिक्र करना चाहूंगी, ITO मिंटो ब्रिज पर भी ट्रैफिक आज के दिन स्लो रहेगा। अगर आप इस रूट से जाते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, नोएडा के सेक्टर 62, सेक्टर 18 की तरफ भी ट्रैफिक बाधित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 17 अगस्त तक दिल्ली NCR में तेज बारिश होने की संभावना है। क्या हालात हैं, कहां कहां ट्रैफिक मिलेगा? मैं और शिवम तो उस टाइम पर आए हैं जब हमें ट्रैफिक नहीं मिला था शिवम, बिल्कुल, लेकिन अब अर्ली। जो समय है लोगों को इन खास तौर पर नोएडा की अगर बात की जाए तो सेक्टर 62, सेक्टर 18, दिल्ली की बात की जाए तो ITO, मंडी रोड, इन तमाम जगहों पर ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज रहता है हमारा हिसाब किताब। तो सुबह सुबह जल्दी उठ गए हम, तो 5 बजे ही, मान लीजिए 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, बुलेटिन की शुरुआत करनी है। लेकिन यूपी में देखिए, गंभीर ये बात है कि यूपी में बाढ़ और बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। यूपी में गंगा, यमुना जी का जो समेत कई जो सहायक नदियां हैं वो उफान पर हैं। इससे कई जिले जो हैं बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बहराइच, सहारनपुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, कासगंज समेत कई जिलों में बाढ़ का पानी जो है गांव में घुस गया। इससे हजारों बीघा जो खेती है जलमग्न हो गई। किसानों को नुकसान होता है। बिल्कुल, और किसानों को अमूमन नुकसान होता है जब भी बारिश होती है, बारिश से बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। कई गांव के जो संपर्क है वो शहरों से टूट जाते हैं, खेती जलमग्न हो जाती है। अब बात उत्तराखंड की करते हैं, हिमाचल प्रदेश की करते हैं, दोनों पहाड़ी राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बारिश का सिलसिला बदस्तूर यहाँ जारी है, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में नदियां उफान पर है, हिमाचल में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। उत्तरकाशी में क्या कुछ हुआ बादल फटने से, ये आप सबके सामने है। मंडी में कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग लापता हो गए हिमाचल के, ये भी आपने देखा है। शिवम, जब भी ये मानसून का सीजन आता है, हालांकि उत्तर भारत में लोगों को खुशी की लहर तो देखने को मिलती है, राहत मिलती है उमस भरी गर्मी से, लेकिन उन पहाड़ी राज्यों का कहा क्या, जहां पर इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं? बिल्कुल कंचन, पहाड़ी क्षेत्रों में ये है कि भाई वैसे तो कहते हैं पहाड़ बहुत पुराने हैं, लाखों करोड़ों साल पुराने हैं, लेकिन फिर भी इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है। पेड़ों का जो आप पेड़ इतने ज़्यादा काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो इतना ज़्यादा हो रहा है। और जब नवीनीकरण हो रहा है, वहाँ पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो वो मिट्टी इतनी मजबूत नहीं है कि वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो ऐसे में जब बारिश आती है और कटाव होता है, तो वहाँ पर क्योंकि वृक्ष भी कम, वो तमाम चीज़ें, तो मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और उसके कारण फिर एक ऐसा लैंडस्लाइड, एक ऐसा भूस्खलन की तस्वीर सामने आती, जिस धराली की जो तस्वीर थी, जिस पर कई विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय दी। लेकिन मुख्य तौर पर पहाड़ों में बहुत खतरनाक इसका असर होता है, जिसमें आप कटान भी देखेंगे, प्लेन्स में आप कटान देखेंगे कैसे मिट्टी कट जाती है, और पहाड़ों में आप देखेंगे भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स कैसे होते हैं। खास तौर पर ये भी हमें समझने की जरूरत है कि क्लाइमेट बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हर स्तर पर क्लाइमेट चेंज को लेकर बात तो हो ही रही है, और इसका असर भी पहाड़ी राज्यों पर सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश के कई ऐसे इलाकों में भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं सोच की बात करेंगे फतेहपुर की, जहां पर मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हो गया है। हिंदू समाज के लोग मकबरे पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दे रहे हैं, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से वहां पर पथराव किया गया है। बिल्कुल, देखिए अब आपको बता दें कि संभल के बाद अब फतेहपुर में मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया। कल भी हमने लगातार ये आपको कवरेज दिखाई थी, कल की स्थिति भी आपने देखी थी। झंडा लेकर अंदर भगवा झंडा जो है वो हिंदू दल के जो कार्यकर्ता हैं, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता चढ़ गए थे, ऊपर भी चढ़ के उन्होंने कंचन झंडा वहां पर लगा दिया, और बाकायदा डीएम को परमिशन भी मांगी थी कि मुझे सौंदर्यीकरण हमें करना है और हमें वहां पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये ठाकुर जी का मंदिर, वो कह रहे हैं कि हिंदू संगठनों ने मकबरे को हिंदू मंदिर बताया। कंचन,
ये विवाद शिवम थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए, आए दिन इस तरह के मंदिर और मस्जिद के विवाद सामने आते हैं और एक और ये मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आया है, जहां पर हिंदू संगठन ने मकबरे को हिंदू मंदिर बताया है। सोमवार सुबह करीब 10 बजे अचानक से बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठन के 2000 लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच जाते हैं। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन लाठी डंडे से लैस हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। उस तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देखे होंगे, पुलिस प्रशासन की तस्वीरें, क्या वहां पर मुस्तैदी की गई थी ये हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा भी लगा दिया था। शिवम, आप सोचिए, हम आज की तारीख में भी ऐसी खबरें देखते हैं जो हमें कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर कर देती है कि आज के युवा किस दिशा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दो दलीलें हैं इसमें दो पक्ष। हिंदू महासभा और हिंदू नेताओं का ये कहना है कि आक्रांताओं के द्वारा जो किया गया उससे छेड़छाड़ की गई है, और इसका डोम का आप स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो उनकी तरफ से कहा गया ये कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक हिंदू स्ट्रक्चर है। खैर, विवाद का कारण है, लेकिन खबर मैं दर्शकों को बता देता हूं। हिंदू महासभा के नेता मनोज त्रिवेदी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचे, कथित मकबरे के अंदर, और पूजा करने लगे। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा पाठ देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। करीब 1500 मुस्लिम ईदगाह पहुंच गए, ये भी बताया जा रहा है। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने की खबर भी आई है। बवाल इतना बढ़ गया कि 10 थानों की फोर्स वहां पर बुलाई गई। संयम जरूर बरता गया, ये शुरुआत में भी हम कहें कि कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, वो नहीं लिया। पुलिस को संयम भी बरतना होता है, पुलिस ज्यादा समझदार है, उनको पता है क्या करना है। इसके बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मकबरे से 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जाम उनके द्वारा लगा दिया गया। कंचन, सड़क पर बैठे रहे और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। फिलहाल घटनास्थल पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। फतेहपुर में ऐतिहासिक मकबरा स्थल पर हुए इस बवाल के नए मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 नामजद और 150 अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों पर जबरन मकबरे में घुसने, तोड़फोड़ करने और शांति भंग करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 विशेष टीमें गठित की है। आप सोचिए, 5 विशेष टीमों का गठन किया गया है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखा गया, लगातार वहां पर छापेमारी की जा रही है। एडीजी के आदेश पर 6 जिलों के एएसपी फतेहपुर में मौजूद हैं। इसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और कानपुर देहात के एएसपी भी शामिल हैं। बिल्कुल, इसी के साथ साथ एसपी ने बताया मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। 3 कंपनी, पीएसी और कई सीनियर अफसरों को तैनात किया गया है। वो कह रहे हैं कि मेरी अपील है कि आप लोग अपने घरों में रहें और पुलिस को अपना काम करने दें। शहर काजी सईदुल इस्लाम अब्दुल्ला ने मुस्लिम समुदाय से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा इन लोगों ने शहर का अमन चैन खराब करने के लिए उड़दंग किया है, लेकिन हमें शांत रहना है, प्रशासन अपना काम करेगा, ये उनकी तरफ से यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है। लेकिन फतेहपुर शहर के आबू नगर में इलाके में आप देख लीजिए, ये ईदगाह जो कहा जा रहा है, मकबरा कहा जा रहा है, इसमें नवाब अब्दुल समद का मकबरा बना हुआ है। कंचन, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये मकबरा करीब 200 साल पुराना है। शुक्रवार को हिंदू संगठन मठ मंदिर संघर्ष समिति ने डीएम रविंद्र सिंह को ज्ञापन भी सौंपा था। इस ज्ञापन में कहा गया था कि ये स्थल मकबरा नहीं बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है। हिंदू संगठन ने यह ऐलान किया कि मकबरे में साफ सफाई करके जन्माष्टमी मनाएंगे। जन्माष्टमी आने वाली है। रविवार को ही डीएम और एएसपी अनुज सिंह ने मौके का मुआयना किया। मकबरे के सामने फोर्स तैनात की गई थी, लेकिन हिंदू संगठन के लोग इतनी बड़ी संख्या में अचानक पहुंचेंगे ये पुलिस को पता नहीं था और पुलिस कुछ देर के लिए इन लोगों को संभाल ही नहीं पाई। हालांकि मकबरा मंदिर है, ये दावा पहली बार ही सामने आया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और उन्होंने कहा है कि ये सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। बिल्कुल, और अब इसमें राजनीति भी शुरुआत इसकी हो चुकी है। कंचन, चलिए अब लाइव चलते हैं। फतेहपुर से हमारे संवाददाता मनीष पाल जुड़ चुके हैं। मनीष, कल भी आपने जो तस्वीरें हमें दिखाई थी, वहां पर काफी हिंदू दल के जो नेता, हिंदू संगठनों के नेता, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। कल की तस्वीर में एक तो जब हमारी आखिरी चर्चा हुई थी उसके बाद क्या बवाल और भी बड़ा था क्या? मुस्लिम पक्ष के बारे में भी जो खबर आ रही है उसके बारे में भी, और आज क्या स्थिति है दोनों? सर, मैं बता दूं कि आज के हालात ये है कि पूरी तरह से भीड़ को काबू कर लिया गया है। यहाँ पे कोई ना हिंदू पक्ष का ना मुस्लिम पक्ष का, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे अगर दिख रहा है तो सिर्फ प्रशासन दिख रहा है। और मैं बता दूं कि इसमें 10 नामजद समेत 150 अज्ञात लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके लिए 5 टीमें गठित की गई है जो दबिश दे रही है। जो
इसमें तोड़-फोड़ किए थे, उनको गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई थी, जिसमें जो है ड्रोन कैमरे की निगरानी भी की जा रही है। प्लस जो वीडियो की रिकॉर्डिंग हुई थी, उसमें लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और तो मैं कल सर की अंदर स्थिति की बात मनीष थोड़ा सा कल की स्थिति के बारे में बताइए। हमने एक तस्वीर ये तो जरूर देखी कि हिंदू जो पक्ष के लोग हैं वो वहां पर आए, जो कार्यकर्ता संगठन के लोग वहां पर आए। अब मुस्लिम पक्ष के लोग किस समय वहां पर पहुंचे, कितना कितना अंतराल हुआ और वो कितनी संख्या में थे, इसके बारे में भी कुछ जानकारी है क्या? मुस्लिम पक्ष के लोग बता दें कि जो लगभग जैसे 11 साढ़े 10 11 बजे हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे तोड़-फोड़ करते हैं। तो मुस्लिम संगठन के लोग भी यहाँ आने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल ने उनको रोक लिया। सैकड़ों की तादाद में वो थे, हजारों की तादाद में हिंदू संगठन के लोग थे, जिसके चलते मुस्लिम पक्ष को पुलिस बल ने रोक लिया। अगर पुलिस बल न रोकी होती तो हो सकता है कल बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। मनीष, अब क्या लगता है आपको, आगे ये जो पूरा मामला है किस ओर दिशा लेते हुए नजर आ रहा है? जिस तरह से कल की तस्वीरें हमने देखी, तोड़फोड़ की तस्वीरें हमने देखी, कुछ वक्त तक तो पुलिस को भी नहीं समझ में आया था कि ये हुआ क्या, पुलिस उस तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने मोर्चा संभाला है उसके बाद आज वहां पर हालात सामान्य हो गए हैं। जी, बिल्कुल तौर पे आज पूरी तरह से हालात सामान्य है। यहाँ पे जो है 5 जिले की जो है एएसपी बुलाए गए हैं, कई सर्किल सीओ और कई थानों की फोर्स यहाँ पे मुस्तैद है। बता दें कि बैरिकेटिंग जो की गई है वो एक बैरिकेटिंग थी, उसके बाद बढ़ा के जो है 2 लेन पे बैरिकेटिंग कर दी गई, जिसके अंदर कोई जा ना सके। और सबसे अंदर की बात ये है कि जिला प्रशासन ने रात में ही जो बाजारें तोड़ी गई थी, उनको पूरी तरह से रात में ही बनवा दिया है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने हमें यहाँ पर दी और बताया कैसे फतेहपुर की स्थिति क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सवाल आम आदमी का में बात करेंगे। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और वोट काटने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग फर्जी वोटिंग रोकने के लिए प्रक्रिया की बात कर रहा है। आप सोचिए कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि अगर बड़ी संख्या में नाम हटाए गए तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। ड्राफ्ट सूची में 65 लाख नाम काटे जाने पर विवाद हुआ। बिल्कुल, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने कोर्ट में जो याचिका डाली थी उसमें दावा किया था कि 65 लाख मतदाता बिना कारण प्रभावित हो रहे हैं। अब ये देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से बताया जा रहा है कि ये रिवीजन जो किया जाता है ये हर बार किया जाता है, लीगल मॉरल ऑब्लिगेशन राइट है उनका। अब इससे पहले चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल किया। इसमें आयोग ने कहा कि वो कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए नामों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होगा, इस बारे में आदेश जारी किया जाएगा। आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट में छूटे हुए नामों की अलग से लिस्ट बनाने का कोई नियम नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता लिस्ट को अधिकार की तरह नहीं मांग सकते। ये भी समझिएगा कि कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर हर्जाना भी लगाना चाहिए। आयोग ने हलफनामे में कहा कि जिनके नाम इस पूरी लिस्ट से कटे हैं उन्हें नोटिस दिया जाएगा। मतदाताओं को लिखित आदेश के विरोध में 2 स्तरों पर अपील करने की भी सुविधा दी जाएगी। जो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हो रहे हैं उन्हें ये सारी जानकारी भी दी जाएगी। अब आज इस पूरे मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत में अहम सुनवाई होने वाली है। ये वो मामला है जिसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक विपक्षी नेता जो है, विपक्षी सांसद जो है, वो संग्राम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कल की तस्वीरें देखी होगी कि किस तरह जब चुनाव आयोग ने बुलाया था 30 सांसदों को किस बारे में चर्चा कीजिए, तो 300 सांसद पहुंच गए थे। जब उनको रोका गया, हिरासत में भी लिया गया था। अखिलेश यादव की आपने तस्वीरें देखी होंगी। ये प्रियंका गांधी की कल की तस्वीर आप देख रहे हैं जो ताली बजाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये कहते हुए नजर आए थे कि ये लड़ाई जो है वो संवैधानिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, ना कि ये पॉलिटिकल फाइट है। यानी कि सड़क से संसद तक और एक संसद से फिर सड़क तक ये लड़ाई जो थी। कल की जो तस्वीर है ये प्रोटेस्ट है। संसद से लेकर ये चुनाव आयोग के दफ्तर तक जो जाने का प्रयास किया गया था वो तस्वीर हमने दिखाई। बहुत मेहनत विपक्ष यहाँ पर कर रहा है, ये बात आपको समझनी होगी। अखिलेश यादव बैरिकेड पार कर रहे हैं और पूरा विपक्ष इस वक्त खड़ा हुआ है वहाँ पर मोर्चे पे। पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं थी, फिर भी ये किया गया, इसीलिए पूरा विवाद था। लेकिन
30 लोगों को बुलाया गया था, 30 को मिलने की अनुमति थी चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन फिर उसको नहीं मान के फिर वहां पर क्या होता है, वो डिनर होता है, क्या होता है, अब अगली खबर उसी की है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का आप रुख करते हैं। दिल्ली में कल विपक्षी सांसदों ने वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च किया था। इस दौरान जमकर बवाल हुआ, जो तस्वीर हमने दिखाई कंचन। बिल्कुल, और पुलिस ने विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका, जिसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। कल रात में एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रात में विपक्षी सांसदों को दावत दी है। खड़गे की होटल ताज पैलेस में आयोजित इस डिनर पार्टी में शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मीसा भारती समेत कई विपक्षी सांसद शामिल हुए थे। इससे कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने भी विपक्षी सांसदों को दावत दी थी। इसी पार्टी में एसआईआर और बीजेपी के वोट चोरी मॉडल के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया गया है। अब क्या खड़गे की डिनर पार्टी में चुनाव आयोग को घेरने की कोई प्लानिंग या कोई रणनीति तैयार की गई थी, ये सोचने और समझने की बात है, क्योंकि जिस तरह से डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, कई सारे सांसद इसमें एकजुट नजर आ रहे थे। कुछ ना कुछ तो इस बारे में जरूर चर्चा की गई होगी कि आने वाले समय में क्या स्थिति और क्या प्लानिंग, क्या रोड मैप होना चाहिए विपक्ष का। बिल्कुल, अब खड़गे के घर रात्रि भोज में सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी शामिल हुए। उन्होंने डिनर के बाद क्या कुछ कहा, वो सुनिए। इंडिया पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, बहुत सोच समझ के हुआ है। देश को बचाने के लिए, देश में करोड़ों करोड़ों जो नौजवान हैं, हमारी वेल्थ है, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता, बल्कि हमारे नौजवान, हमारे इंसान हुआ करते। उनको सरकारी नौकरी देने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के सम्मान को बचाने के लिए, और देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए, और देश में जो हमारी विदेश नीति है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो आज इसमें हैं, देश के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की श्रेणी में आ रहे हैं, जिन्होंने देश के बाहर दुनिया का दौरा किया है। लेकिन हमारी विदेश नीति जो है बड़ी ललचर है, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो आपने सुना अवधेश जी का क्या कहना था, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। और इसी बीच आगे बढ़ते और अब बात करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच बात ऐसे समय हुई है जब कुछ दिनों बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में खास मुलाकात होने वाली है। ये दोनों नेता इस दौरान रूस यूक्रेन को खत्म करने पर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, युद्ध को खत्म करने को लेकर जिस तरीके से बात होगी, चर्चा होगी, लेकिन वही बात है, डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं, होता कुछ और है। उनकी बातों को अब ज्यादा वो नहीं, लेकिन जेलेंस्की का मोदी से बात करना, ये बार बार हम ये कहते हैं, शुरुआत में भी हर किसी को अगर भरोसा है तो वो केवल भारत पर है कि भारत युद्ध रुकवा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप केवल बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें, हर जगह क्रेडिट लेते फिरते हैं, लेकिन उनकी तरफ से युद्ध रुकवाया कहीं भी नहीं जा रहा। अब देखिए, इस खबर पर भी आता हूं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है, राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर मुझे खुशी हुई। मैंने संघर्ष के शीर्ष और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर भारत की दृढ़ शक्ति के बारे में उन्हें बताया। भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं जेलेंस्की ने इस मीटिंग के बारे में एक्स पर लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई। हमने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। हमारे द्विपक्षीय सहयोग और समग्र कूटनीतिक स्थिति दोनों पर देखिए ये बातचीत, और मैं प्रधानमंत्री का हमारे लोगों के प्रति उनके गर्मजोशी भरे समर्थन के लिए आभारी हूं। अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई ये मीटिंग हो रही है, हमारा कोई पॉइंट नहीं ले रहे यहाँ पर, जहां पर ट्रंप मिलेंगे, पुतिन मिलेंगे, जिस पार्टी को इन्वॉल्व होना चाहिए उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, और ये किसी ऐसे मुद्दे पर ना हो जेलेंस्की जहां और बंटवारा हो, यानी कि रूस अगर चाहे कि ये हिस्सा भी मुझे मिल जाए, तो दोबारा जो बंटवारा है, तीसरा बंटवारा, वो नहीं होना चाहिए। गंजन,
जेलेंस्की ने ये भी बताया कि उन्होंने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया। भारतीय प्रधानमंत्री ने भी उन्हें भारत दौरे के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की है। मोदी ने जेलेंस्की के निमंत्रण पर 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन का दौरा किया था। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने को लेकर सहमति भी जताई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी और पुतिन के भारत रूस संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई थी। राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के साथ भारत के संबंधों पर की गई टिप्पणी की वजह से ये यात्रा अपने आप में काफी अहम भी मानी जाती है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह से ये रीजन बताया था। भारत पर पहले 25% टैरिफ था, फिर उसको 50% कर दिया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि जो भी देश जो है वो अगर रशिया के साथ व्यापार करता है तो उस पर सेकेंडरी टैरिफ लगेंगे, और इसीलिए पहले जो टैरिफ 25% थे उसको 50% कर दिया था, जिसकी आलोचना हर तरफ हो रही है। भारत की जो सहगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है, ब्रिक्स के साथ जो घनिष्ठता नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर दे रही है कि आने वाले वक्त में 27 अगस्त वो दिन है जब ये टैरिफ जो है लागू हो जाएंगे। क्या उससे पहले कोई बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया जाएगा?